नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। एक अरसा बीत चुका था, स्वर्ग में चाय की टपरी पर महफिल जमे। तख्त हिंदुस्तान की तेग पिछले कुछ दिनों में मंद पड़ गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के पहुंचने के बाद उसमें थोड़ी तेजी आई थी, लेकिन बात बहुत आगे नहीं बढ़ी। हाल के दिनों में अचानक से हिंदुस्तान में हालात बदले थे। इसे देखते हुए स्वर्ग में चाय की टपरी पर भी गतिविधियां तेज हो गई थी। इसी हालात के मद्देनजर इस बार फिर से टिप्पणी का एपिसोड स्वर्ग में चाय की टपरी से करने का फैसला हुआ। सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। चाय की टपरी पर माहौल बहुत तनावपूर्ण था। एक ओर नेहरू राजेंद्र बाबू बैठे थे, दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी और सावरकर बैठे थे। हिंदुस्तान में घट रही घटनाओं को लेकर नेहरू, राजेंद्र बाबू और अटल बिहारी वाजपेयी चिंतित थे, लेकिन सावरकर के चेहरे पर मंद मुस्कान बिखरी हुई थी। कुछ ऐसा घट रहा था जिसे देख सुनकर सावरकर के जिस्म में बाछें खिली हुई थी और नेहरू का पारा चढ़ा हुआ था। लेकिन दोनों ही चीजें अदृश्य थी, नंगी आंखों से दिख नहीं रही थी। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन वहीं पर हो रहा था जहां पर कभी बाबरी मस्जिद थी। मंदिर के उद्घाटन को लेकर 24 घंटे घंट घड़ियाल बज रहे थे। अखबारों ने महीने भर पहले से ही रामनामी पत्रकारिता शुरू कर दी थी। टपरी पर बैठे चारों यह सब निहार रहे थे। तभी टपरी पर रखे रेडियो में अचानक से रेडियोचित खरखराहट के साथ एक खबर प्रसारित हुई। ये देववाड़ी का बुलबुला केंद्र है। भारत का संविधान आईसीयू में भर्ती हो गया है। देश के प्रधानमंत्री अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। संसद भवन से सांसदों को उठा उठा कर फेंका जा रहा है। संसद पर मंदिर की महत्ता स्थापित हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने मंदिर के लिए उपवास रखने का भी ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री हिंदुत्व का पुजारी है। उसने शपथ हिंदुत्व की ली है। संविधान का दिखावा करने की अब जरूरत शेष नहीं। नेहरू और राजेंद्र बाबू अवाक होकर एक दूसरे का मुंह निहार रहे थे। सावरकर के चेहरे पर कुटिल मंद मुस्कान अभी भी तैर रही थी। अटल बिहारी तटस्थ मुद्रा में बैठे, सब कुछ समझकर भी नासमझ दिखने का असफल प्रयास कर रहे थे। इस मौके पर नेहरू ने राजेंद्र बाबू से कहा, आपको कुछ समझ आ रहा है? क्यों मैंने आपको सन 51 में रोका था? धर्म की आड़ में जिन आसुरी ताकतों की रस्सी खोली जा रही थी, उसका नतीजा यही होना था। यह सिर्फ विनाश ही कर सकता है। जिन्ना को भी यही लगा था कि वो कोई आज़ाद ख्याल सेकुलर मुल्क बनाने जा रहे हैं, लेकिन जिन कट्टर राक्षसी ताकतों की रस्सी खोलकर उन्हें आज़ाद किया गया था, उन्होंने पाकिस्तान की दुर्गति कर डाली। नतीजा सामने है। जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान आज कटोरा लेकर घूम रहा है। अब ये लोग हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। इसके हाथ में भी ये वही कटोरा पकड़ा देंगे। राजेंद्र बाबू से कुछ कहते नहीं बना। उनकी निगाहों से बस कुछ तीखे सवाल टपक रहे थे। वो सवाल थे, देश का मीडिया क्या कर रहा है, देश की न्यायपालिका क्या कर रही है और देश का विपक्ष क्या कर रहा है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुझे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे। शुभ दिन ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। राम का अवध में राजा में मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा, राजा राम का अवध में। मीडिया की हालत पर नेहरू ने कहा, भारत के मीडिया का निधन हो गया है। जब नेता ही संविधान की धज्जी उड़ा रहा है, तो मीडिया से संविधान के सम्मान की अपेक्षा क्यों? इसकी दौड़ सिर्फ अयोध्या तक है। आप इसे मीडिया समझने की गलती न करें। इसकी हत्या और अंतिम संस्कार सारे संपादकों और चंपादकों ने मिलकर किया है। आम सहमति से हुआ यह एक सामूहिक हत्याकांड है, जिसमें भीड़ के न्याय को सर्वोत्तम न्याय ठहराया गया है। मौत के बाद भारत के मीडिया का पुनर्जन्म नए भारत में हुआ है। नए भारत का नया मीडिया हिंदू मीडिया है। सांप्रदायिकता और कोढ़मगजी इस मीडिया का गहना है। संविधान पहले से ही आईसीयू में है, लिहाजा मीडिया का गाइडिंग फोर्स यानी राह दिखाने वाली रोशनी अब संविधान नहीं रहा। इस मीडिया को राह दिखाने वाली ताकत अब आईटी सेल है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है।
अपने ऊपर आरोप लगता देख राजेंद्र बाबू इस मौके पर बोल पड़े। मंदिर समाज का काम था, इसलिए हमें लगा कि सन 51 में जाना जरूरी है। समाज के समर्थन से समाज ने मंदिर बना लिया, उसके बाद हमारी भूमिका समाप्त। उसमें राजनीति का क्या काम? यह सुनकर सावरकर मन ही मन भुनभुनाने लगे। उनको भुनभुनाता देख बाकी तीनों उनकी ओर देखने लगे। तब सावरकर बोले, यह एक न एक दिन होना ही था। अब हिंदू भारत और हिंदू संविधान बन के रहेगा। आप लोगों ने हिंदुओं के साथ बहुत नाइंसाफी की। आज हिंदू जाग रहा है। आज भारत के जुडिशरी, मीडिया सब के सब हिंदू राग इसीलिए गा रहे हैं। अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। नेहरू चुप रहे। मोर्चा राजेंद्र बाबू ने संभाला। उन्होंने सावरकर को डपटते हुए कहा, शर्म नहीं आती आपको भारत के संविधान पर सवाल उठाते हुए? अगर यह संविधान नहीं होता तो ये वाजपेयी जी जो आपके बगल में बैठे हैं किसी रजवाड़े की रियाया बनकर खत्म हो गए होते। और यह संविधान न होता तो वो चाय वाला जो आजकल मंदिर मंदिर घूम रहा है, वह भारत का प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी छोटे से शहर का मेयर भी नहीं बन पाता। किसी दिन उसको भी इस संविधान की अहमियत का अंदाजा होगा। नेहरू इस मौके पर वाजपेयी से मुखातिब होकर बोले, तुम्हारी क्या राय है? जो कुछ हो रहा है वह सही है? इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? वाजपेयी ने चिरपरिचित अंदाज में उंगलियां घुमाते हुए कहा, मैंने तो बहुत पहले ही कह दिया था, जो हुआ वो गलत हुआ। What happened in Ayodhya on 6th was very unfortunate. It should not have happened. We tried to prevent it, but we did not succeed. We are sorry for that. वाजपेयी जारी थे, लेकिन यह तो होना ही था। मैंने हमेशा ही कहा कि राम मंदिर का रास्ता निकाला जाए। आपकी जिम्मेदारी हम सब से कहीं ज्यादा थी। आपको आज़ादी के वक्त ही इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाकर इसका हला भला कर देना चाहिए था। मेरा मानना है कि हालात यहां तक पहुंचाने के पीछे आपकी भी थोड़ी बहुत भूमिका है। किम कर्तव्य विमूढ़ता राजनीति में हमेशा कारगर हथियार नहीं होता, कारगर रणनीति नहीं होता। आपके पास मैंडेट था, जनभावना थी, आप इस मसले का सुरुचिपूर्ण हल निकाल सकते थे, पर आपने नहीं किया। यह सुनकर नेहरू को धक्का लगा। उन्होंने कहा, तुम भी अटल? नेहरू का इट्टू ब्रूटस वाला अंदाज देखकर वाजपेयी थोड़ा झेंप गए। इतने में कहीं से भटकते हुए गांधी जी चाय की टपरी पर पहुंच गए। उनके साथ उनकी दूध देने वाली बकरी भी मौजूद थी। भारत के पुण्य भूमि पर दो ही लाले दिजान वीर महान हुए जो अपने साथ किसी को लेकर स्वर्ग पहुंचे। पहले धर्मराज युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंचे थे। कलयुग में गांधी जी अपनी बकरी के साथ स्वर्ग पहुंचे। जब वो टपरी पर पहुंचे तब देववाणी रेडियो पर एक खबर चल रही थी। 4 सिद्ध पीठों के शंकराचार्यों ने ऐलान किया है कि वे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। यह सनातनी परंपरा के विपरीत है। राजनीति को धर्म के कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। मंदिर समाज का है, संघ वालों का नहीं। वो मंदिर के हर मामले में टांग अड़ाकर इसे चुनाव का मंदिर बना रहे हैं। लगे हाथ देश के लगभग सारे विपक्ष ने भी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की है। इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। उसने ऐलान किया है कि राम आस्था का विषय है। संघ और भाजपा वाले उन्हें राजनीति में घसीटकर चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। आज के समाचार समाप्त हुए। इधर सूचना समाप्त हुई, उधर टपरी पर गांधी जी को देखकर चारों सम्मान में खड़े हो गए। रेडियो की खबर उड़ती पड़ती गांधी जी के कानों में भी पड़ चुकी थी। उन्होंने सावरकर की ओर देखकर बोला, आप ही के सिखाए पढ़ाए लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। आप ही के सिखाए पढ़ाए लोगों ने मेरे ऊपर गोलियां चलाई। वो तो आज तक मेरे पुतलों पर भी गोली चला रहे हैं। आप ही के सिखाए पढ़ाए लोगों ने एक मस्जिद ध्वस्त कर दी। मैंने कितनी बार कहा, समाज का काम समाज के हाथ में सौंप देना चाहिए। मंदिर निर्माण का रास्ता अदालत से निकला। बेहतर होता कि हिंदू और मुसलमान आपस में बैठकर यह रास्ता निकालते, लेकिन आपकी राजनीतिक वासना का कोई अंत नहीं है। यह राजनीतिक वासना एक दिन हिंदुस्तान को लील जाएगी। यह कहकर गांधी जी चुप हुए तो वाजपेयी ने उनको सहारा देकर अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। बैठे बैठे गांधी जी ने रेडियो का स्टेशन बदल दिया। अब रेडियो पर उनकी पसंदीदा राम धुन बज रही थी।
स्वर्ग में चाय की टपरी से आज का प्रसारण समाप्त हुआ। अब पेश है कुछ बहुत जरूरी खबरें जो देश और दुनिया में बीते हफ्ते घटी हैं। बिल्किस बानो के बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के मामले में रिहा हुए 11 अपराधियों को पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से 2 हफ्ते के भीतर जेल भेजने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद जानकारी में आया है कि बिल्किस बानो के 11 अपराधियों में से 9 अपराधी भूमिगत हो गए हैं। भूमिगत यानी फरार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले के सभी दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रशासन को 2 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन इस बीच 11 में से 9 आरोपियों के घर पर ताला लटका हुआ है और अभी तक किसी का कोई अता पता नहीं। लगभग 1 साल से लगातार हिंसा की चपेट में फंसे मणिपुर में हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। ताजा वारदात में 4 लोगों की हत्या हो गई है। चूड़ाचांदपुर और विष्णुपुर जिले के सीमा के पास 4 ग्रामीण बुधवार को जंगल में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने गए थे। वहां पहले संदिग्ध उग्रवादियों ने उनका अपहरण कर लिया। बाद में उनकी लाशें बरामद हुईं। मणिपुर में आज फिर हिंसा की घटना सामने आई है। चूड़ाचांदपुर बिष्णुपुर बॉर्डर पर 4 लोग मारे गए। इनमें से 2 पिता पुत्र। संदिग्ध उग्रवादियों ने पहले उनका अपहरण कर लिया था और आज उनके शव मिले। चुनाव समाप्त होने के साथ ही मध्य प्रदेश में उन बहनों का ओहदा गिराकर सामान्य कर दिया गया है जिन्हें चुनाव से पहले लाडली बहना का खिताब दिया गया था। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले बहनों को लाडली बनाकर हर महीने उनके खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे। अब चुनाव खत्म होने पर ऐसी करीब 2 लाख बहनें हैं जिनका लाडली खिताब छीनकर उन्हें लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद 1.5 लाख से ज्यादा लाडली बहना कम हो गई हैं। ये हम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। दरअसल दिसंबर में लाडली बहना की जो संख्या थी वो 1,30,84,756 थी, जो इस महीने में 1,57,921 घटकर हो गई है 1,29,26,835। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 2 वर्षों में फर्जी और गलत सूचना भारत की स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगी। फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी और गलत सूचनाओं के अलावा संक्रामक बीमारियां, अवैध आर्थिक गतिविधियां, आय की असमानता और श्रम की कमी कुछ अन्य जरूरी चुनौतियां हैं जिनसे भारत के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत सूचना उन देशों में सरकारों की वैधता को गंभीर रूप से अस्थिर कर सकती है जहां चुनाव होने हैं। भारत में अगले 3 महीनों में चुनाव होने हैं। ये वो जरूरी खबरें हैं जो पिछले हफ्ते के दौरान हमारे सामने आई, लेकिन ये खबरें भारत के दरबारी हुड़कचुल्लू मीडिया से उसी तरह गायब हैं जैसे किसी जमाने में गधे के सिर से सींग गायब हो गई थी। कहने का मतलब हमारे दरबारी खबरिया चैनल बिना सींग के गधे जैसे बन गए हैं और वैसी ही खबरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर सबकी दौड़ मंदिर तक चल रही है। इस प्रक्रिया में कुछ चैनल दरबारी से सीधे कारसेवक बन गए हैं। मंदिर वही बनाया है। यह तस्वीर बहुत दिलचस्प है। मंदिर वहीं बनाया है जहां पर संघ और भाजपा वाले चाहते थे। TV9 भारतवर्ष के न्यूज डायरेक्टर हैं हेमंत शर्मा। इन्होंने अयोध्या के ऊपर 2 किताबें भी लिखी हैं। इन्होंने अपनी किताब में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कुछ हुआ उसे लाइव रिपोर्ट किया था। उन्होंने जो रिपोर्ट किया था वो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो कहा है उसे जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने फैसले में कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाना और 1949 में मूर्तियां रखना गैर कानूनी था। कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच कर रहे लिब्रेहन आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक सुनियोजित घटना थी। 1994 में चीफ जस्टिस JS वर्मा की बेंच ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को राष्ट्रीय शर्म करार दिया था। अदालती प्रक्रिया में 2 मौकों पर बाबरी मस्जिद के विध्वंस को सुनियोजित साजिश माना गया। अब आप देखिए कि हेमंत शर्मा अपनी किताब अयोध्या का चश्मदीद में क्या कह रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या से जनसत्ता के लिए भेजी उनकी रिपोर्ट कहती है, विहिप की प्रस्तावित आज की कारसेवा की गुप्त योजना रात में ही बन चुकी थी।
रामकथा कुंज में देश भर से यहां आए संघ के विभाग प्रचारक प्रांत प्रचारकों की एक बैठक हुई, जिसमें आज की कार्य योजना का पहली दफा खुलासा किया गया। इस बैठक के लिए रात 12 बजे ही लोकसभा में विपक्ष के नेता अयोध्या आ गए थे। बैठक में संघ के सभी बड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था। बैठक में तय किया गया कि आज की कार सेवा का पूरा नाटक चबूतरे पर संत महंतों को लेकर किया जाएगा और दक्षिण पूरब की दिशा में हमला बोल दिया जाए। कार सेवकों को अयोध्या सील करने के निर्देश दिए गए थे, इसलिए फैजाबाद शहर और अयोध्या के बीच सैकड़ों जगहों पर रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई थी। सेना के क्षेत्र में आने जाने वाली सड़कों पर बाकायदा लोहे की बड़ी बड़ी रॉड लगाकर अवरोध बनाए गए। इसी तरह नवाबगंज, गोंडा, बस्ती तथा सुल्तानपुर से आने वाले रास्तों पर अवरोध खड़े किए गए, जिससे केंद्रीय सुरक्षा बल किसी ओर से भी अयोध्या की तरफ न जा सके। 7 दिसंबर 1992 को जनसत्ता में छपी हेमंत शर्मा की रिपोर्ट कहती है, अयोध्या में कल घटी घटना पूर्व नियोजित थी। विवादित ढांचे को ढहाने की योजना बजरंग दल, विहिप और साधु संतों की जानकारी में थी। बाकायदा रामकथा कुंज में संघ के चुने हुए कार सेवकों को इस काम की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तभी विवादित ढांचे को ढहाने का इंतजाम 5 अलग अलग हिस्सों में बांट लिया गया था, पर इस पुख्ता योजना की जानकारी राज्य सरकार और बीजेपी को नहीं थी। शनिवार की शाम ही अशोक सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के संकेत देते हुए कहा था कि अब की कार सेवक पूरी तरह संतुष्ट होकर लौटेंगे। वे जब तक चाहेंगे कार सेवा करेंगे, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन 25 साल बाद हेमंत शर्मा अपनी किताब में एक नोट लिखकर अपनी ही रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहते हैं, उन्हें 1992 में लगा था कि बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश पूर्व नियोजित थी, लेकिन 25 साल बाद उन्हें लगने लगा है कि वो सच के करीब पहुंच गए हैं और सच ये है कि बाबरी मस्जिद तात्कालिक उत्तेजना में ढहाई गई। खैर, इन 25-30 सालों में सरयू का बहुत से भी बहुत ज्यादा पानी बह चुका है। हेमंत शर्मा की अयोध्या पर किताबें स्वयं सरसंघ चालक मोहन भागवत ने लोकार्पित की हैं। पानी इतना बह चुका है कि जो हेमंत शर्मा बाबरी गिराने की संघ और विहिप की साजिशों को सामने लेकर आए थे, उनके नेतृत्व वाला TV9 समूह खुलेआम मंदिर वहीं बनाने का नारा लगा रहा है। जनसत्ता के कद्दावर प्रधान संपादक प्रभाष जोशी उस दौर में कहते थे, उनके यहाँ एक कार सेवक पत्रकार है। आज पूरी भारत की पत्रकारिता ही रामनामी पत्रकारिता बन गई है। यह भारत के मीडिया के पतन की कहानी है। यह कहानी टेलीविजन के पर्दे पर चौतरफा देखी सुनी जा रही है। अयोध्या तैयार, काशी मथुरा इस बार। पाकिस्तान में भी जय श्री राम। व्हाइट हाउस से तगड़ी है राम मंदिर की सिक्योरिटी। हर घर CCTV, 20,000 गार्ड्स। हम बंदर हैं। ये क्या कह गए राम मंदिर मजदूर? रामनामी पत्रकारिता का एक और दिवालियापन कांग्रेस पार्टी के उस फैसले के बाद दिखा जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने अयोध्या में प्रस्तावित कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद रामनामी पत्रकारिता ने इन पर सामूहिक हमला बोल दिया। क्या कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स को राम के ऊपर रख दिया है? सवाल ये है दर्शकों, व्यूअर्स, कि निमंत्रण ठुकराने के पीछे कहीं वोट बैंक वाला एक बड़ा एंगल तो नहीं है? और इस फैसले के बाद तो शायद कांग्रेस ने अपने वोट बैंक में मुस्लिम वोट और भी ज्यादा बढ़ा लिए हों। कौन बात के नेता हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि राम मंदिर की लहर चल रही कि नहीं चल रही? और खाली मुस्लिम वोट से जीत जाइएगा, खाली मुस्लिम वोट से जीत जाइएगा। कांग्रेस पार्टी के निर्णय और नफे नुकसान का सही आकलन तो वो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन अपने सीमित राजनीतिक समझ के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि यह फैसला कांग्रेस की दूरगामी रणनीति के लिहाज से अच्छा है। इसमें एक कमी यह रही कि लंबे समय तक यह फैसला टलता रहा। इससे लोगों में संदेश गया कि उनके भीतर दुविधा और असमंजस है। कांग्रेस और व्यापक इंडिया अलायंस के लिहाज से इस फैसले के पक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं। इंडिया अलायंस के कई घटक मसलन DMK, TMC, RJD, NCP, सपा, शिवसेना, उद्धव ठाकरे इससे दूर रहने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस उनसे अलग जाने का निर्णय करती तो पहले से ही हिचकोले खा रही इंडिया अलायंस की गाड़ी बेपटरी हो सकती थी। भाजपा, संघ और विहिप ने जिस तरह से राम मंदिर के आयोजन पर कब्जा कर रखा है, उससे यह पूरी तरह से एक चुनाव से प्रेरित राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। यह वृहद हिंदू समाज या फिर व्यापक भारतीय समाज का कार्यक्रम नहीं रह गया।
ऐसे में किसी भी अन्य दल का वहां होने का एक संदेश साफ होता कि वो भाजपा के इशारों पर नाच रहा है। इससे उसके समर्थकों और काडर में निराशा और असंतोष पैदा होता। अगला तर्क यह हो सकता है कि जो हिंदू एक दशक पहले ही हिंदू के आधार पर भाजपा के पक्ष में गोलबंदी कर चुका है, वह कांग्रेस के शामिल होने या न होने से रत्ती भर भी बदलने वाला नहीं है। हिंदुत्व की पिच पर जूनियर पार्टनर बनने से बेहतर है भारतीयता, धर्मनिरपेक्षता की आजाद पिच पर राजनीति की जाए। सारे हिंदू या फिर सारे भारतीय अभी भी विपक्ष से दूर नहीं हुए हैं, न ही सारे के सारे भाजपा और संघ के समर्थक हुए हैं। यह पूरी तरह से मोदी का शो है। मोदी की इवेंटबाजी में उनकी अपनी ही पार्टी और नेताओं के लिए कोई खास स्पेस नहीं होता। विपक्ष की बात तो भूल ही जाइए। चंपत राय ने जिस ढंग से आडवाणी और जोशी को अयोध्या नहीं आने की सलाह दी, वह शर्मनाक है और 22 जनवरी की पटकथा की एक बानगी है। मोदी के शो में उनका पिछलग्गू बनने का खतरा विपक्ष को नहीं उठाना चाहिए था। राहुल गांधी ने अपनी भारत न्याय यात्रा शुरू कर दी है। उनकी सबसे बड़ी चुनौती है एक पार्टी के प्रभुत्व वाले दौर में भाजपा की वह काट ढूंढना जो उसे विचारधारा के स्तर पर ताकत दे। जाति और सामाजिक न्याय की जो सियासत 1990 के बाद मजबूत हुई थी, वह अब कमजोर पड़ चुकी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वह विचारधारा हो सकती है। इसके इर्द गिर्द भ्रष्टाचार, कारपोरेट करप्शन, युवाओं की समस्या, नौकरियां, महंगाई, आर्थिक असमानता आदि को मुद्दा बनाकर वैकल्पिक राजनीति की जा सकती है। राम मंदिर के आंदोलन में छल कपट और जोर जबरदस्ती की जो भूमिका रही है, उसे नजरअंदाज करके आप भाजपा और संघ की राजनीति का मोहरा बन जाएंगे। इसके इतर भारत का लोकतंत्र है, उसका संविधान है। आधी रात में चुपके से मूर्तियां रखने वाले, दिन दहाड़े उसे रामलला का प्रकटीकरण बताने वाले, सुविधानुसार रामलला की मूर्तियों का बाजार लगाकर नई मूर्तियां चुनने लगते हैं। उनके लिए देवता का प्रकटीकरण सिर्फ अवसरवाद और सत्ता की सियासत है। भाजपा ने इस सियासत को अयोध्या और राम के साथ नत्थी कर दिया है। विपक्ष को इसका विरोध करना ही चाहिए। इसे भारत की राजनीति की नियति मानकर स्वीकार कतई नहीं करना चाहिए। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। यह कहानी एनडीटीवी इंडिया से है, जिसे अनुराग द्वारी ने किया है। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। पीएम आवास योजना के आवास रसूखदारों और पूर्व पार्षदों को आवंटित किए गए हैं, जबकि जरूरतमंद लोगों तक अभी यह योजना नहीं पहुंच पाई है। आवास का आवंटन हुआ है आपको यहाँ पे? जी सर, अभी नहीं हुआ। 4 व्हीलर है, सबके पास बसें हैं, ट्रक है, उनके लिए है। आप जो ठेला ढंगा रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। बोले अभी आपके लिए खाली ही नहीं है कुछ। अभी घर है ही नहीं, बचे ही नहीं है। यहाँ लोगों को 1-1 महीने के अंदर घर अलॉट हुए हैं। चूंकि ये शिकायत प्राप्त हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिसको आवंटित हुआ हो उसके अलावा कोई अगर कब्जेदार है या उसका उपयोग कोई परिवर्तन कर रहा है, तो इसकी विस्तृत जांच कराएंगे और अगर कोई स्थिति आती है तो आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।